नमस्कार। वीडियो ब्लॉग के इस अंक में आपका पुनः स्वागत। एक ज़रूरी सूचना, काम की बात चैनल अब हो गया है आपकी बात। यह बदलाव हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि YouTube पर काम की बात नाम से अनेकों चैनल संचालित हो रहे हैं, जिससे लगातार भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अतः अब से चैनल का नाम आपकी बात होगा। धन्यवाद। पिछले वीडियो में हमने जाना रिटायरमेंट प्लानिंग और एनपीएस में खाता खोलने से लेकर अंशदान जमा करने तक की प्रक्रिया को। जो इस चैनल पर नए हैं वो हमारी एनपीएस सीरीज की पहली वीडियो ज़रूर देख लें। लिंक ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे पैसा कौन मैनेज करता है, रिटायरमेंट के समय आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, कितना पैसा आप निकाल सकते हैं और पेंशन प्लान के क्या विकल्प मौजूद हैं। इन सब को हम विस्तार से जानेंगे। आइए समझते हैं पैसा कौन मैनेज करता है। इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का पैसा कौन मैनेज करता है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का पैसा मैनेज करने के लिए 3 फंड मैनेजर चुने गए हैं। ये 3 फंड मैनेजर हैं LIC, SBI, UTI। पेंशन फंड मैनेजर नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का पैसा मैनेज करते हैं LIC, SBI, UTI, HDFC, कोटक, ICICI, बिरला सन लाइफ और रिलायंस पेंशन फंड मैनेजर। अब सवाल उठता है ये पेंशन फंड मैनेजर करते क्या हैं। ये पेंशन फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉरपोरेट बॉन्ड्स आदि में। अगर हम बात करें रिस्क के पैरामीटर पर तो सबसे कम रिस्की है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके बाद नंबर आता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स का, फिर उसके बाद नंबर आता है इक्विटीज़ का और सबसे अधिक रिस्की माने जाते हैं अल्टरनेटिव फंड्स। अगर आप नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो अब आपका पैसा मैनेज करने के लिए एनपीएस में आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला एक्टिव चॉइस, दूसरा ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को सुविधा मिलती है कि वो अपना पैसा चाहें खुद डिसाइड करें कि कितना इक्विटी यानी शेयर्स में रखना है, कितना कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखना है और कितना गवर्नमेंट बॉन्ड में रखना है। इसे एक्टिव चॉइस कहते हैं। इसमें सब्सक्राइबर खुद डिसाइड कर सकता है। जैसे अगर आपको 7 से 8% की फिक्स्ड रिटर्न चाहिए तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाइए। आप अगर 8 से 9% तक रिटर्न चाहते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाइए। अगर आपको 12 से 14% रिटर्न चाहिए तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा इक्विटीज़ में यानी शेयर्स में लगाइए। ये आप पर निर्भर है कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, आपको कितना रिटर्न चाहिए, ये उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है ऑटो चॉइस का। अगर आपको इतना माथापच्ची नहीं करना है कि कितना पैसा कहाँ लगाएं, तब आप ऑटो चॉइस का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें आपका पैसा आपकी उम्र के अनुसार खुद ही एक पूर्व निर्धारित अनुपात में पेंशन फंड मैनेजर द्वारा निर्धारित एक चार्ट के अनुसार निवेशित कर दिया जाता है। जैसे अगर आपकी उम्र 35 से कम है और आपको अधिक रिटर्न चाहिए होगा, आप एक एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, तब आपके इन्वेस्टमेंट का 75% हिस्सा इक्विटीज़ में रख दिया जाता है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इन्वेस्टमेंट का अधिकतम 75% हिस्सा ही इक्विटीज़ में रख सकते हैं। आप अगर मॉडरेट टाइप के इन्वेस्टर हैं, आप थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, भले ही थोड़ा सा रिटर्न आपका कम हो जाए,
तो ऐसे में आपको ये चार्ट सजेस्ट करता है कि आप इक्विटीज़ में 50% हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट का रखिए, कॉरपोरेट बॉन्ड में 30% हिस्सा रखिए और गवर्नमेंट बॉन्ड में 20% पैसा रखिए। आप अगर कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, आपके लिए पैसे की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, भले ही आपका रिटर्न कम हो जाए। तो ऐसे में आपको ये चार्ट सजेस्ट करता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट का 25% हिस्सा इक्विटीज़ में रखिए, कॉरपोरेट बॉन्ड में 45% और गवर्नमेंट बॉन्ड में 30%। ऑटो चॉइस में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके निवेश को धीरे धीरे सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट किया जाता है। यह एक ऑटो चॉइस का चार्ट है। आप देख सकते हैं 35 साल की उम्र तक जहां एक एग्रेसिव इन्वेस्टर 75% हिस्सा इक्विटीज़ में रख पा रहा था, धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ साथ ये घटती जा रही है। आप देख रहे हैं 40 साल में ये 75 से घटकर 55% पर आ गई है और कॉरपोरेट बॉन्ड में ये 10% से बढ़कर 15% तक पहुंच चुकी है। एसेट क्लास जी यानी गवर्नमेंट बॉन्ड में ये हिस्सा 15% से बढ़कर 30% तक हो गई है। इसी तरीके से जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये सेफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ आपका इन्वेस्टमेंट शिफ्ट होता जाता है। इस प्रकार के चार्ट और इससे संबंधित तमाम जानकारियाँ हमारे इंस्टाग्राम पेज पर लगातार अपडेट की जाती हैं। आप इंस्टाग्राम पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस प्रकार आपको एनपीएस में एसेट एलोकेशन के लिए 2 विकल्प मिल जाते हैं। पहला एक्टिव चॉइस का, जिसमें आप खुद निर्धारित करते हैं मेरा कितना पैसा किस इंस्ट्रूमेंट में निवेशित होगा। दूसरा ऑटो चॉइस का, जिस आपके एसेट को आपका पेंशन फंड मैनेजर आपकी उम्र और चार्ट के अनुसार खुद ही निवेशित कर देता है। क्या ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस का विकल्प चुनने के बाद रिटायरमेंट तक उसी के साथ बने रहना होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऑटो चॉइस या एक्टिव चॉइस का विकल्प चुन लिया तो आप उसे दोबारा से बदल नहीं सकते हैं। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार साल में एक बार आप पेंशन फंड मैनेजर को बदल सकते हैं और आप अपने चॉइसेस को साल में 2 बार बदल सकते हैं। आप एक्टिव चॉइस से ऑटो चॉइस में जा सकते हैं, ऑटो चॉइस से एक्टिव चॉइस में आ सकते हैं। इस प्रकार आप अपने प्रेफरेंस को साल में 2 बार बदल सकते हैं। यह सुविधा भी आपको मिल जाती है एनपीएस में। आइए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का पैसा पीएफआरडीए की गाइडलाइन के अनुसार खुद ही निवेशित कर दिया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ का पैसा ज़्यादातर सेफ इंस्ट्रूमेंट में ही रखा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को एसेट क्लास जी में रखा जाता है, जिसमें उनका बड़ा हिस्सा, उनके इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में रहता है और इक्विटीज़। केंद्रीय कर्मचारियों का अधिकतम 50%, राज्य सरकार के कर्मचारियों का अधिकतम 15%। आइए अब समझते हैं एनपीएस में पैसे निकालने के क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनपीएस एक रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें आपको आपके रिटायरमेंट के बाद ही पैसे निकालने की अनुमति मिलती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियाँ क्या हैं? अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, कोई गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, आप पैसा पहले भी निकाल सकते हैं। अगर आपको बच्चे को हायर एजुकेशन देना है तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको बच्चे की शादी करना है तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको घर खरीदना है तब भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कितना पैसा निकाल सकते हैं। आप अपने निवेश का अधिकतम 25% ही पैसा बीच में निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ अपने निवेश का, एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन जमा किया जाता है उसका आप नहीं निकाल पाएंगे। सिर्फ आपने जो अंशदान जमा किया हुआ है उसी का 25% हिस्सा आपको निकालने की अनुमति मिलती है। यह पैसे निकालने की अनुमति आपको 3 साल के बाद मिल जाती है। रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसे निकालने के क्या विकल्प मौजूद हैं, आइए अब इसे भी समझते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको पैसे निकालने के 3 विकल्प मिल जाते हैं। पहला, कंटिन्यू टिल एज 17 ईयर्स। आप चाहें तो अगर आप जब रिटायर हो रहे हैं, आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, तो आप 70 साल की उम्र तक इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा विकल्प है डिफरमेंट ऑफ विड्रॉल। आप चाहें तो बिना एक भी पैसा का निवेश किए हुए आप 70 साल तक उसे आगे बढ़वा सकते हैं।
और तीसरा विकल्प तो आपके पास है ही कि आप रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन कितना पैसा? रिटायरमेंट के बाद आप अधिकतम 60% पैसा ही निकाल सकते हैं। शेष 40% पैसे की आपको एन्युटी खरीदनी होती है। इस एन्युटी में आपको मासिक पेंशन मिलता है। ध्यान रखिएगा, जो 60% पैसा आपको निकालने की अनुमति मिलती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। इस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। इस वीडियो में हमने विड्रॉल तक की प्रक्रिया को जाना। अगली वीडियो में हम देखेंगे, लाइव देखेंगे कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना पेंशन मिलेगा, आपको मैच्योरिटी अमाउंट कितनी मिलेगी और आपका एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर आपको किस प्रकार के विकल्प उपलब्ध करवाता है। अगला वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगला वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।